वेलकम स्टूडेंट्स, पढ़ लो इंडिया ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में चैप्टर तो मैं यही डिस्कस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, आवेश था वैद्युत क्षेत्र। और हमने वहाँ डिस्कस क्या किया था आपसे कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का आवेशीकरण कैसे होगा। आवेशीकरण हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ले लें, इट मीन कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करती है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और चार्ज की वैल्यू क्या थी? Q इक्वल टू स्मॉल n इंटू ई हमने लिखा था। और स्मॉल n का मतलब क्या था? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन था, लॉस मीन लॉस बाय ऑब्जेक्ट था, वस्तु द्वारा वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आप कह लीजिए। ओके। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट कहीं से एक्सेस इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, तो वस्तु में आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। और Q इक्वल टू क्या हमने डिस्कस किया? दैट इज इक्वल टू N। E की वैल्यू क्या थी? 1.6 10⁻⁻19, बहुत ही छोटी वैल्यू थी। कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है। हम लोगों ने सॉल्व किया था, देखा था कि अगर हम एक कूलाम चार्ज किसी वस्तु में है, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हो, तो अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और कितने इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन होगा? 6.25 10⁻18। 10⁻18 सोचिए, अरब इंटू अरब, अरब का अरब टाइम इंटू 6.28 6.25। ये बहुत बड़ी संख्या थी। मीन एक कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। आगे हम आपको कहीं डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस में कि 1 कूलाम चार्ज किसी वस्तु पर पॉसिबल नहीं है। एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिटेन 1 कूलाम चार्ज। ओके। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हमने छोटी यूनिट को यूज किया। माइक्रो कूलाम को हमने यूज किया, पिको कूलाम को हमने यूज किया, या नैनो कूलाम, मिली कूलाम, फिर डिस्कस करेंगे। ओके। आज थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, परमाणुता। आवेश की परमाणुता उसे कहते हैं, या एटॉमिसिटी कह सकते हैं। बेसिकली उसे वर्ड यूज करते हैं क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन का मतलब क्या है? बहुत ही छोटी यूनिट पर जाकर के क्वांटम फिजिक्स की जैसे बात करते हैं। ओके। बहुत ही छोटे लेवल पे जाकर के, यानी जैसे अगर हम देखें तो हर वस्तु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें कहते हैं अणु। ठीक, अणु कहते हो, आपने पढ़ा होगा अणु, परमाणु। केवल केमिकल रिएक्शन के दौरान ही अणु आयन में डिवाइड होते हैं, अदरवाइज हम कितना भी छोटा डिवाइड करते जाएं सब्सटेंस को, वो अणु से छोटा पार्ट उसका पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? अगर अणु से छोटा पार्ट नहीं पॉसिबल, इसका मतलब उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? होल नंबर में होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। या तो अणु 100 होंगे, 200 होंगे, 1 होंगे, 50 होंगे, लाख होंगे, अरब खरब, बट होल नंबर। तो मास भी क्या होगा? एक अणु का, किसी भी पदार्थ के किसी भी सैंपल का मास क्या होगा? जो एक अणु का मास है उसका होल मल्टीपल होगा। अगर 100 अणु है तो 100 टाइम हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस में अगर मान लें 100, कुल अणुओं की संख्या 100 है, तो उसका मास कितना आ जाएगा? एक अणु का मास इंटू 100 आ जाएगा। 100 गुना, 1000 है तो 1000 गुना। बट ये आप कहें नहीं साहब 100.1 100.5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि अणु फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में, पदार्थ का द्रव्यमान, उसके सबसे छोटे संभव मास क्या है? अणु का मास, उसका पूर्ण गुणक है। पूर्ण गुणक मास। मास केवल एक टाइप का होता है, ओनली पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो आप कह सकते हो अगर पूरे पदार्थ के मास को कैपिटल M माने, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा? n इन स्मॉल m इंटू n। स्मॉल m क्या होगा? स्मॉल m होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक अणु का मास होगा। और n क्या है? अणुओं की संख्या। तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, उसके सबसे छोटे द्रव्यमान, सबसे संभव छोटे द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान का पूर्ण गुणक होता है। ऐसे ही किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होती है? जो सबसे छोटा आवेश संभव है, फ्री स्टेट में संभव है, और वो कौन सा आवेश है? ई, स्मॉल ई, जितना इलेक्ट्रॉन पर था। वैसे तो दूसरे भी उससे भी छोटे संभव E/3 संभव है, पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, पॉजिटिव E/3 माइनस
ये क्वार्ट्ज पर संभव है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, बहुत कम लाइफ इसकी है। ठीक, तो स्टेबल कंडीशन की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा संभव आवेश क्या है, कितना होता है वो, स्मॉल। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, इससे छोटे में हम आवेश को नहीं तोड़ सकते, इससे छोटा हम आवेश को नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होगी सबसे छोटे संभव आवेश का n गुना, n क्या होगा, होल नंबर, यानी और सबसे छोटा संभव आवेश क्या है, स्मॉल ई। तो किसी वस्तु पर आवेश Q इक्वल टू n इंटू ई, लेकिन n फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर में होगा। ओके, किसी भी वस्तु पर बिल्कुल पदार्थों जैसा, जैसे हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यानी हम पानी की कोई भी ड्रॉप या कोई भी क्वांटिटी ले लें, उसमें अणुओं की संख्या चूंकि होल नंबर में होगी, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो उस जो भी क्वांटिटी हमने पानी की ली उसका द्रव्यमान कितना होगा, 18 AMU का n गुना होगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और 18 AMU क्या है, पानी के का सबसे छोटा संभव मास, जो कि एक अणु का मास है। इसी प्रकार से हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होगी, जो सबसे छोटा संभव आवेश है उसका पूर्ण गुणक होगी, Q इक्वल टू NE। ई की वैल्यू आपको मालूम है, इस ई सबसे छोटा संभव आवेश है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इट मीन Q इक्वल टू प्लस माइनस जो भी हो, आवेश दोनों टाइप हो सकता है, n इंटू 1.6 10⁻⁻19 और n होल नंबर होगा 1 2 3 4 5, एनी होल नंबर, इट नोन एज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो जो देखते हैं आवेश की परमाणुकता, इसे कहते क्या है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता बेटा, परमाणुकता, एटॉमिसिटी भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट नाम इसका है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की परमाणुकता ऑफ चार्ज, एटॉमिसिटी भी हमने कहा कह सकते हैं। ये आवेश की परमाणुकता, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज क्या डिस्कस किया आपने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को, बोलिए, समझ में नहीं आया क्या? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या था, है डिस्कस किया कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा सबसे छोटे संभव आवेश का पूर्ण गुणक होती है। ये किसी भी वस्तु पर आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता के अनुसार, आवेश की परमाणुकता के अनुसार रुकता के अनुसार किसी वस्तु पर या किसी वस्तु पर आवेश सबसे छोटे संभव
सबसे छोटे संभव आवेश का पूर्ण गुणक सबसे छोटे संभव आवेश, और क्या है ये वैल्यू, स्मॉल ई का पूर्ण गुणक होता है। यही मैंने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो सबसे छोटा संभव आवेश है उसका होल मल्टीपल, इट मीन Q इक्वल टू प्लस माइनस एन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये एन की वैल्यू है। और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 सॉरी बेटा एन क्या है, नंबर ऑफ फिलेक्ट, एन की वैल्यू होल नंबर है 1 2 3 4 और वैल्यू ऑफ ई क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश की परमाणुकता थी। कूलम्स लॉ शुरू करने के पहले हमें इसकी ज़रूरत थी, ओके। लेकिन बेटा कूलम्स लॉ, एक चीज़ हमने बार बार कहा, सेकंड बुक में 12th में हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमें पहला टॉपिक बहुत अच्छे से आएगा तो अगला आएगा, अगर पहला नहीं आएगा तो अगला नहीं आएगा, और उसके बाद उसका आगे वाला नहीं आएगा। सारे टॉपिक रिलेटेड हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हम समझें, उसके न्यूमेरिकल या जो भी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि थ्योरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्लियर हो जाए, ओके। क्योंकि हम कूलम्स लॉ जब पढ़ाएंगे आपको तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, वेक्टर सम में आना पड़ेगा, नो डाउट। पहले हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करते हैं, फिर बेटा हम एक या दो वीडियो, नॉट लेस देन 2 वीडियो, या उससे कुछ ज़्यादा 3 वीडियो ले लें। बेटा हम क्या बनाएंगे, आपको थोड़ा सा कंपोनेंट के बेस पर एडिशन को डिस्कस करेंगे और प्लस लॉ पैरेललोग्राम को डिस्कस करेंगे, लॉ पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल पर दोबारा आएंगे। पहले हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करते हैं, फिर वेक्टर एडिशन, क्योंकि बिना वेक्टर एडिशन के आप कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सारी प्रॉब्लम को। इसलिए ज़रूरी है कि हम वेक्टर को भी डिस्कस करें, ओके। ये दिमाग में बैठा के चलना, पहले कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे, फिर हम वेक्टर पर ही आएंगे। कुछ छोटी प्रॉब्लम जो डायरेक्टली सॉल्व होती हैं कूलम्स लॉ की, उनको डिस्कस करने के बाद तो फर्स्टली हम आ जाते हैं अब अपना मेन टॉपिक जो है। ये तो हमारे पास आवेश की परमाणुकता थी। क्या डिस्कस किया बच्चों, कि किसी भी वस्तु पर आवेश कितना होगा, जो उसका सबसे छोटा संभव आवेश है उसका पूर्ण गुणक, ई का पूर्ण गुणक Q इक्वल टू एन ई होगा। क्लियर। अब हमने मूल टॉपिक पर स्टार्टिंग कह लें, कूलम्स लॉ। अभी तक मैंने कोई लॉ नहीं पढ़ा इसमें, तो चलिए कूलम्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम का नियम, ओके। कूलम के नियम पर हम आ जाते हैं। कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम, दैट इज कूलम का नियम। आप लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह है ये। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि अगर कोई ये वस्तु है और हमारी अर्थ है, दो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब, तो जितना इस पेन पर बस अब अर्थ ने लगाया है फोर्स, उतना ही ये पेन भी अर्थ पर लगाएगी। दोनों फोर्सेस
इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होंगे। आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन लॉ 11th में भी और 9th या 10th क्लास किसी में रहा होगा, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्सेज केवल अट्रैक्टिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज ओनली अट्रैक्टिव बिकॉज मास इज ओनली वन टाइप, केवल एक प्रकार का द्रव्यमान है, इसलिए फोर्स भी उनके बीच क्या है, केवल एक प्रकार है। लेकिन आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसलिए आवेशों के बीच जो बल होगा वो दो प्रकार का होगा, इसमें आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। आकर्षण समझ रहे हैं, आकर्षण का मतलब है अपनी तरफ खींचना, प्रतिकर्षण का मतलब है पुश करके बाहर की तरफ पुश करना। ठीक, अगर दो लोग हैं एक दूसरे को, मान लीजिए आप किसी सामने वाले को आकर्षित कर रहे हैं तो अपनी तरफ खींचेंगे। अपनी तरफ खींचने का मतलब जो फोर्स आप लगाएंगे उस व्यक्ति पर, और अट्रैक्शन की मीनिंग क्या है, वो अलोंग लाइन जॉइनिंग टू बोथ एंड टूवर्ड होगी। जैसे अब हम यहाँ पर आवेश ले लेते हैं, मान लें एक पॉजिटिव है Q1, ये हमने ले लिया Q2, सेकंड आवेश। समान आवेश हैं, समान आवेश हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इन पर जो फोर्सेज लगेंगे, जरा देखें हम इनको मिलाने वाली लाइन ये है, ये हमने सपोज कर लिया R। Q1 इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा F21 लिख रहे हैं। F21 का मतलब क्या है, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, इट मीन फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से ही लग रहा है, अगर Q1 ना होता तो क्या कोई फोर्स इन पे लगता, नो। Q2 महोदय क्या करेंगे, इनको प्रतिकर्षित करेंगे, Q1 को प्रतिकर्षित करेंगे, इट मीन हम लिख सकते हैं फोर्स को F12, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। अब अगर हम अपोजिट चार्जेज ले लें, माइनस Q1 ले लिया और ये हमने माइनस Q2 कर दिया, ये माइनस Q2 है, आप चाहें तो कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, नो डिफरेंस। ये माइनस Q2 हमारे पास है, दिस आवेश दैट इज माइनस Q2। Q1 क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, F21, 2 पर फोर्स 2 से ही आप दिखाएंगे, ये नहीं कि यहाँ से आप ड्रा कर दें, जिस पर लग रहा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा, F12 लगेगा। आप चाहें तो यहाँ वेक्टर को बना लें, वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कौन सा है इनका, वेक्टर लिखने का तरीका तो है दिस डायरेक्शन, बेटा आप यहाँ भी, ये मैंने वेक्टर शो कर दिया। ठीक, अब अगर हम एक पॉजिटिव ले लिया हमने और दूसरा हमने निगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, अब क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब अपनी तरफ, अभी डिस्कस मैं कर रहा था, और ये Q2 इस पर लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा इनको 1 2, तो वेक्टर हम शो कर देंगे। अब आप देखिए फोर्सेज लग का रहा, ठीक है, आकर्षण का मतलब अपनी तरफ है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, खींचेंगे। पर प्रतिकर्षण का मतलब बाहर की ओर पुश करेंगे एक दूसरे को। लेकिन फोर्स कहाँ है, अलोंग लाइन जॉइनिंग टू बोथ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश, नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग आप देखिए, F12 लेफ्ट की तरफ लग रहा है, राइट की तरफ, यहाँ भी लेफ्ट की तरफ F12 F21 राइट, ये क्या है, F12 राइट है, F21 लेफ्ट है। इट मीन फोर्सेज हमेशा अपोजिट हैं। दूसरी चीज़ इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा न्यूटन लॉ थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, दे मस्ट बी, दे आर इक्वल। तो बेटा हम एक तो परिमाण इनके बराबर होंगे, दूसरी चीज़ ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, इट मीन ये फोर्सेज क्या हैं, अगर हम वेक्टरली देखें तो हम लिख सकते हैं F12 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस F21, परिमाण दोनों के बराबर होंगे, F12 दैट इज इक्वल टू F21 दैट इज इक्वल टू F, परिमाण दोनों के बराबर होंगे, F12 जितना होगा F21 भी उतना ही होगा, और हमने सपोज कर लिया F।
इट मीन एफ क्या है, इसका भी परिमाण एफ है, इसका भी एफ है, इसका भी एफ है, जो भी Q1 पे जितना बल लगेगा उतना ही Q2 पर। ये तो हम लोगों ने सिंपली डिस्कस किया, जो जानते थे कि साहब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अपोजिट आकर्षित करते हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ को हमने यूज कर लिया कि साहब एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, हमेशा बराबर। इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है, बस और कुछ नहीं किया। कूलाम्स लॉ भी नहीं डिस्कस किया। कूलाम के लॉस के अकॉर्डिंग क्या है, जो परिमाण है आवेशों का, दोनों क्या होगा, इनके आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे, उनके बीच दो द्रव्यमानों के बीच बल क्या था, दोनों के आवेश के प्रोडक्ट के इसमें गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो फोर्सेज हैं, इनका परिमाण इट मीन F12 एंड F21 दैट इज इक्वल टू F कहें या F12 कहें या F21 कहें। परिमाण जो है, वेक्टर नहीं लगाएंगे परिमाण में हम, परिमाण जो है क्या होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, ये इतना ही कूलाम्स लॉ है। ठीक, अकॉर्डिंग कूलाम्स लॉ के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के कूलाम होना चाहिए, कूलाम्ब, कूलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार क्या होगा, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाण के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, प्रोडक्ट, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चीज़ें यहाँ हैं बेटा, एक तो बल, आवेशों के परिमाण, यानी परिमाण का मतलब हम साइन को नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव लेंगे, मैग्नीट्यूड। साइन तो डिसाइड करेगा अपने आप कि उनके बीच आकर्षण है या प्रतिकर्षण। तुम क्या लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 के, कितने Q1 और Q2 केवल लिखेंगे प्रोपोर्शनल, और R उनके बीच की दूरी है उसके इनवर्स स्क्वायर के। इट मीन हमें क्या मिल जाएगा, सो आप कह सकते हैं अतः F का मतलब क्या है, चाहे F12 लिखें या F21, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, एंड F आल्सो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दोनों को ही जब हम कंबाइन करेंगे क्या मिलेगा, सो हम क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 R स्क्वायर
एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं भी अगर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोपोर्शनल विल कन्वर्ट इनटू इक्वल। तो आपका जो प्रोपोर्शनल था किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल में कन्वर्ट हो गया, के। ये जो के की वैल्यू है इट मीन F12 भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। F21 भी यही वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ओ सॉरी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं के, नॉट 1/4 पाई, बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, पहली चीज़ तो मीडियम पर डिपेंड करती है, दूसरी चीज़ यूनिट ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करती है। ओके, इट मीन सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है और मीडियम पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक, के एक कांस्टेंट है, के यहाँ पर क्या है, के एक नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम आवेशों के मात्रक, आवेश दूरी और बल के मात्रक, आवेशों दूरी तथा बल के मात्रक, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, मात्रक के निकाय बल के मात्रक पर निर्भर करता है, के का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम बिटवीन चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, जो इस यूनिट ऑफ सिस्टम है उस पर, यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दीज थिंग्स। ओके, अगर हम माध्यम को वायु ले लें या निर्वात ले लें, निर्वात का मतलब फ्री स्पेस, कोई मीडियम ना हो, और हम फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में ले लें, आवेशों को कूलाम में ले लें, तब इन दीज कंडीशंस इट मीन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ले लें। और हम ध्यान रखिएगा 12th में सिर्फ एसआई सिस्टम का यूज करेंगे, हमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ही पढ़ना है, बाकी सीजीएस या नहीं पढ़ना है, या कह लीजिए एसआई या एमकेएस कह लीजिए, बहुत छोटे में उसको एमकेएस भी कहते हैं एसआई को कहीं। हाँ ठीक है, अगर कहीं मान लो कंपैरिजन हो तो आप डिस्टेंस को सीएम में ले सकते हो, कैंसिल होना हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ कैंसिल होना हो वहाँ क्वांटिटी को, जिस भी क्वांटिटी कैंसिल होना हो उसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे ध्यान रखें केवल क्या फॉलो करेंगे, ओनली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, या 60 में कहते हैं उसको एमकेएस सिस्टम। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, कौन सा सिस्टम यूज करोगे, एसआई। इट मीन हम बल को किस में लेंगे, न्यूटन में, डिस्टेंस को किस में लेंगे, मीटर में, चार्ज को किस में लेंगे, कूलाम में। ओके, और इसी कंडीशन में क्योंकि एक डिफरेंट वैल्यू है 9 × 10⁹, मीडियम क्या लें, वैक्यूम या एयर। ठीक, यानी हम अगर आवेशों के बीच, यदि आवेशों के बीच माध्यम वायु हो, यदि आवेशों के बीच माध्यम वायु हो, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो,
बल आवेश किस में हो, आवेश कूलाम में, कूलाम में, बल न्यूटन में, बल न्यूटन में, दूरी मीटर में, दूरी मीटर में, दूरी मीटर में हो तो इसी के का मान क्या होगा, 9 × 10⁻⁹। ध्यान रखें कि इन कंडीशन में अगर हम बल को किस में लें, न्यूटन में लें, आवेश को किस में लें, कूलाम में लें, दूरी को किस में लें, मीटर में लें, ओके, और आवेशों के बीच माध्यम कैसा हो, निर्वात हो या वायु हो, देन इस कंडीशन में के की वैल्यू क्या आती है, 9 × 10⁻⁹ आती है। क्लियर स्टूडेंट्स, 9 × 10⁻⁹। यानी हम कह सकते हैं कि निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब के की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r² होगा। 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। Q1 Q2 आवेश हैं, R क्या है, उनके बीच की दूरी है। क्लियर, ये वैल्यू होगी बेटा। अतः हम लिख सकते हैं दो आवेशों के बीच बल, अतः दो आवेशों के बीच निर्वात में बल या वायु में, अतः दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच निर्वात में बल, निर्वात या वायु जो भी लिखें आप, निर्वात या वायु में बल, आवेशों के बीच बल है। F की वैल्यू क्या आ गई, के था, के की वैल्यू हमने रख दी 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2/r²। ये वैल्यू है। F का मतलब क्या है, चाहे F12 लिखें या हम F21 लिखें या उसी को हमने F लिखा था, क्या वैल्यू मिली थी है ये 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r² है। ये केवल एयर या वैक्यूम में है बच्चों, ओनली इन एयर और वैक्यूम, ये नहीं किसी माध्यम में। और केवल ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r², दैट इज ओनली इन एयर और वैक्यूम। रिमेंबर इट, ओनली इन एयर और वैक्यूम, बाकी नहीं, कुछ और होगी। खैर, अब अगर हम सपोज करिए, इन जनरल हम प्रॉब्लम फेस कैसी करते हैं, ये बात समझ में आ रही है। F क्या है, F12 है, F21 या जो भी आप कहें, उसी को मैंने F लिखा था। ओके, अगर हम सपोज करिए इन जनरल प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, इन जनरल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, ओके, स्फेयर, सिलिंड्रिकल, सर्कुलर। हर जगह हमारी मुलाकात किससे होगी, पाई। जैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। एक स्फीयर आप ले लीजिए, उसका सरफेस एरिया, सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², आयतन कितना होता है 4/3πr³। सिलिंड्रिकल अगर हम लेते हैं तो πr²h आयतन, कर्व सरफेस उसमें अलग होगा, टोटल सरफेस अलग होगा। कर्व सरफेस कितना होगा 2πrh, वॉल्यूम कितना था πr²h, कर्व सरफेस 2πrh, टोटल सरफेस कितना होता है सिलेंडर का 2πrh प्लस πr² अपर सरफेस, πr² लोअर सरफेस एरिया, इट मीन 2πrh प्लस 2πr²। है तो एक अलग मैटर है। हर जगह हमारी मुलाकात पाई से, और मैक्सिमम पाई कौन कितने होंगे 4π।
इसके लिए कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, लेकिन मेन टारगेट था माध्यम का असर था। हमने इसीलिए यहाँ लिखा है निर्वात या वायु में, ठीक, ओके। तो माध्यम के असर को भी इंक्लूड करना था हमें। पर्पज ये था कि माध्यम का जो इफेक्ट है वो भी इंक्लूड हो इस फार्मूले में। माध्यम की वजह से फोर्सेज बदल रहे थे, डिफरेंट माध्यम में डिफरेंट थे, तो उसको इंक्लूड करना था मुझको, ठीक है। इसीलिए कूलाम ने क्या किया, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया। किससे? इन्होंने कैलकुलेशन भी टारगेट था इजी करें, और प्लस क्या था कि माध्यम का असर भी लाना था। इसीलिए इन्होंने 9 × 10⁹ को रिप्लेस करने की कोशिश की, ठीक। यानी 9 × 10⁹ को रिप्लेस किया। किससे किया? एक नई वैल्यू दे दी। इन्होंने कहा साहब 4π को तो हम फेस करेंगे, तो 4π लिख दिया। एक तो 1/1 में इसलिए इन जनरल हमको 4π कैलकुलेशन में मिलेगा, तो 1/4π लिखा। ये माध्यम अभी नहीं आया, और इसकी वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 4 × 3.14 12 पॉइंट समथिंग, इट मीन ये वैल्यू 0.1 से भी कम हो गई, ठीक। एक नई चीज और इंट्रोड्यूस करी, इसे कहते हैं अपसाइलन नॉट। अपसाइलन था, अभी अपसाइलन है, यहाँ पर एक गांठ लगा दिए तो नॉट हो गया। ये माध्यम का असर था। अपसाइलन नॉट को माध्यम की विद्युतशीलता, अपसाइलन को माध्यम की विद्युतशीलता अपसाइलन नॉट है, तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? माध्यम का असर लाना था, इसलिए इस क्वांटिटी को अपसाइलन नॉट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एयर व निर्वात में भी हम बात कर रहे हैं, इसलिए एयर और निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है, और कैलकुलेशन भी हमें थोड़ी इजी करनी थी, टारगेट ये था, इसलिए 4π को इंट्रोड्यूस किया। 4π क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अपसाइलन नॉट यहाँ पर क्या है? अपसाइलन नॉट जो है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी की विद्युतशीलता, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस है। ओके स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर। यानी अब हम कह सकते हैं कि निर्वात या वायु में इनको रिप्लेस कर देंगे इनसे। निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच बल, इनकी जगह ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये बल का परिमाण होगा, समान है तो रिपेल करेंगे, विपरीत हैं तो आकर्षित करेंगे। अतः निर्वात या वायु में बेटा ये पार्ट 3 था, पार्ट रिमेंबर इट। अतः निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच बल, अतः निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल का फार्मूला क्या आ गया? F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमको मिल रहा है। ओके, माध्यम में भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में कि माध्यम का असर क्या होगा, माध्यम में अगर है तो असर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।